स्वागत है आपका एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग आज फिर अपने उसी प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे जो कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी की 2022 की परीक्षाओं को टारगेट करके हम कर रहे हैं। हमने अभी तक 2 टेस्ट इस पे कर लिए हैं, 2 प्रैक्टिस सेट हमने हल कर लिए हैं। हर प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं, ये आप अच्छी तरह जान रहे हैं। मतलब 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड में। और आज प्रैक्टिस सेट थर्ड या प्रैक्टिस सेट थर्ड 3 जो है, इसमें भी हमें 25 प्रश्न करना है, जो कि आपकी आने वाली जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षाएं हैं 2022 में, उसके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो आइए शुरुआत करें और आप लोग इसका लिंक भी अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। तो शुरुआत करते हैं हम। फेबियन सोसाइटी का आंदोलन किसके लिए था? फेबियन सोसाइटी का आंदोलन किसके लिए था? विकल्प ए है उच्च वर्ग के लिए, बी मध्यम वर्ग के लिए, सी निम्न वर्ग के लिए और डी धार्मिक समूहों के लिए। टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं वो थिंकर से, थॉट से और कॉन्स्टिट्यूशन से, इन सभी से आते हैं। तो इस टेस्ट में हम सबके प्रश्नों को मिले जुले रूप में शामिल करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो है फेबियन सोसाइटी का आंदोलन किसके लिए था, ये पूछा गया है कि ये फेबियन सोसाइटी का जो आंदोलन था वो किसके लिए था, ये पूछा गया आपसे। और विकल्प क्या दिया गया है? ए उच्च वर्ग के लिए, बी मध्यम वर्ग के लिए, सी निम्न वर्ग के लिए और डी धार्मिक समूहों के लिए। तो वास्तव में फेबियन सोसाइटी का जो आंदोलन था वो मध्यम वर्ग के लिए था। इसका मतलब है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मध्यम वर्ग के लिए। ये आंदोलन मध्यम वर्ग के लिए शुरू हुआ था और फेबियन सोसाइटी की स्थापना ब्रिटेन में, लंदन में हुई थी। तो चलें, इसका आंसर मिला। अब अगले प्रश्न पे आना है हमें। अगला प्रश्न देखें क्या है। यूरो साम्यवाद के प्रतिपादक थे। विकल्प है यूजन सॉरेल, बी है यूरिको मार्स, सी है क्विंटस फेबियस और डी है सिडनी बेब। आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर देने का प्रयास करें कि यूरो साम्यवाद के प्रतिपादक कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूरो साम्यवाद के प्रतिपादक कौन थे। और 4 विकल्प जो दिए गए हैं वो सामने हैं आपके। यूजन सॉरेल, यूरिको मार्से, क्विंटस फेबियस और डी सिडनी वेब। तो ये बताना है आपको कि इसके प्रतिपादक कौन थे। वास्तव में इसके प्रतिपादक थे यूरिको मार्से। यूरिको मार्से यूरो साम्यवाद के प्रतिपादक थे। तो इसका उत्तर आपको मिला विकल्प बी। अब आगे बढ़े हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? विकल्प ए है 7, विकल्प बी है 15, विकल्प सी है 22 और विकल्प डी है 30। ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये संविधान का है, ये और संवैधानिक व्यवस्था का है। आपको प्रश्न थिंकर से भी आते हैं, थॉट से भी आते हैं। वो आपके जो 2 क्वेश्चन थे वो आपके सिद्धांत पोर्शन से थे और ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। और बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? विकल्प क्या दिया है? 7, 15, 22 और 30। तो वास्तव में लोक लेखा समिति में कितने सदस्य रहते हैं? 22 सदस्य रहते हैं। और ये 22 सदस्य कैसे होते हैं? 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ये लोकसभा से, और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 7 सदस्य राज्यसभा से रहते हैं। और इसके जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, इसके सभापति होते हैं, वे विपक्ष के नेता होते हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद है अगर, तो नेता प्रतिपक्ष को इसका सभापति बनाया जाता है। और अगर नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं है तो मुख्य विपक्षी पार्टी के जो लोकसभा में नेता होंगे उनको इसका सभापति बनाया जाता है। अर्थात इसके सभापति वास्तव में विपक्ष से होते हैं। तो 15 और 7 सदस्य ये रहते हैं। आपसे अगली बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य रहते हैं? 7। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य रहते हैं? 5। लेकिन कुल सदस्य आपसे यहाँ पूछा गया है और वो होते हैं 22। तो अब आए अगले प्रश्न पे हम। अगला प्रश्न क्या है?
संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? विकल्प ए राष्ट्रपति को, विकल्प बी संसद को, विकल्प सी राज्य विधानमंडल को और विकल्प डी संसद एवं विधानमंडल दोनों को। ये पूछा गया आपसे कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है। भारत के संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के प्रावधान दिए गए हैं और इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में संविधान संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। संसद को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा और वह संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए और विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का अर्थ क्या होगा? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का पूर्ण बहुमत, अर्थात आधे से अधिक संख्या, जो कुल सदन की कुल सदस्य संख्या है उसके आधे से अधिक, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो इस तरह से विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों से अलग अलग प्रस्ताव पारित होगा, तब संविधान में संशोधन होगा और इसकी शक्ति अनुच्छेद 368 में केवल संसद को प्राप्त है। विधानमंडलों को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में ऐसा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए। ये क्या पूछा गया है? निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का प्रयोग पहली बार कब किया? इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और आदर्श आचार संहिता लागू हुई, बल्कि अभी लागू हुई है। तो आपसे क्वेश्चन इस पे कई बन सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता पहली बार कब लागू हुई, आदर्श आचार संहिता कौन बनाता है, आदर्श आचार संहिता किस पे लागू होती है। तो इस तरह के बहुत से प्रश्न आपको बन सकेंगे और उनमें से कोई प्रश्न आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। इसकी संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पे जितने जितने प्रश्न संभावित बन सकते हैं, हम अपने प्रैक्टिस सेट में ऐसे सभी प्रश्नों को शामिल करते रहेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का प्रयोग पहली बार कब किया था? विकल्प ए 1952, विकल्प बी 1960, विकल्प सी 1977 और विकल्प डी 1995। तो वास्तव में आदर्श आचार संहिता का प्रयोग पहली बार 1960 में किया गया था। सबसे पहली बार 1960 में किया गया था। तो इसका आंसर होगा विकल्प बी। अब आइए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? और क्या विकल्प दिया गया है? ए 9 दिसंबर, बी 26 नवंबर, सी 24 जनवरी और डी 26 जनवरी। सबसे पहली बातें आती है संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, फिर दूसरी बात आती है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाने का कारण क्या है कि उस दिन भारत का संविधान अधिनियमित हुआ था और भारत के संविधान के अधिनियमन की तिथि क्या है? संविधान अधिनियमित कब हुआ? अधिनियमन की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित हुआ। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भारत के संविधान की प्रस्तावना से मिलती है, प्रियम्बल से मिलती है। उस प्रियम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को, और आगे जो बातें लिखी गई हैं अंत में क्या लिखा गया है? आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी कारण संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 24 जनवरी को क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। लेकिन संविधान अधिनियमित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न पे आना है हमें। अगला प्रश्न क्या है? किसने कहा है कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है?
किसने कहा है, ये पूछा गया है। ये फिर आ गया थॉट का क्वेश्चन, किसने कहा है कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है। आंसर करना है आपको इसका। ए गार्नर, बी सीले, सी ब्लंट्सली और डी मैकाइवर। ये पूछा गया है कि ये बात किसने कही कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है। तो ये किसने कही थी, सीले ने कही थी। ये स्टेटमेंट है सीले का। इस तरह के स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसी परिभाषाओं को, इस तरह के प्रश्नों को हम अपने प्रैक्टिस सेट में लगातार शामिल कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। तो बहुत से क्वेश्चन आपको सीधे के सीधे एग्जाम में मिल जाएंगे, इसका हमें पूरा विश्वास रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम आगे भी शामिल करेंगे। अब आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8, भारत एक हो का नारा किसने दिया। भारत एक हो का नारा किसने दिया। विकल्प ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प सी बाल गंगाधर तिलक और विकल्प डी भीमराव अंबेडकर। ये प्रश्न पूछा गया है कि किसने नारा दिया था कि भारत एक हो, और इन चारों विकल्पों में से क्या सही है। ये नारा दिया था भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने नारा दिया था भारत एक हो। तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा विकल्प डी। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, विश्वात्मा का विचार किसने दिया। विश्वात्मा का विचार किसने दिया। और चार विकल्प हैं, ए मार्स, बी हीगल, सी सुकरात और डी अरस्तु। आपसे पूछा गया है कि विश्वात्मा का विचार किसने दिया था। यह विचार वास्तव में किसका था, हीगल का था। हीगल ने विश्वात्मा का विचार दिया था। अब अगला प्रश्न देखना है। प्रश्न नंबर 10, साम्राज्यवाद मरणासन्न पूंजीवाद है। क्या स्टेटमेंट है, साम्राज्यवाद मरणासन्न पूंजीवाद है। ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। विकल्प ए महात्मा गांधी, बी लास्की, सी लेनिन और डी मार्क्स। आपको ये बताना है कि किसने कहा था कि जो साम्राज्यवाद है वो वास्तव में मरणासन्न पूंजीवाद है। जब पूंजीवाद मरने की ओर अग्रसर हो जाता है और बिल्कुल मृतप्राय हो जाता है तो वो स्थिति साम्राज्यवाद की होती है। और ये कहते थे लेनिन। लेनिन कहते थे कि वास्तव में जो पूंजीवादी देश हैं, पूंजीवादी देशों को क्या करना रहता है कि उनका जो अतिरिक्त उत्पादन है, उस अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए वो मार्केट खोजते हैं और इसीलिए वो वास्तव में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं और साम्राज्यवाद के पोषक बन जाते हैं। तो साम्राज्यवाद वास्तव में क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, वो कहते थे कि ये पूंजीवाद कि मरने के लक्षण हैं, पूंजीवाद के समाप्त होने के लक्षण हैं। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन इतना ज़्यादा हो चुका है कि उनको ऐसे देशों को अब मार्केट नहीं मिल रहा है, बाजार नहीं मिल रहा है, तो नए नए देशों पे अपना आधिपत्य जमाते हैं जिससे वो वहाँ पर अपने अतिरिक्त उत्पादन को बेच सकें और लाभ ले सकें। तो ये स्टेटमेंट था लेनिन का। लेनिन ने क्या कहा कि साम्राज्यवाद वास्तव में क्या है, मरणासन्न पूंजीवाद है। अब अगले प्रश्न पे आना है हमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बहुत आसान प्रश्न है लेकिन आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। ऐसे प्रश्न आपको पूछ ले जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उनमें से कुछ प्रश्न तो आसान होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मध्यम स्तर के होते हैं, कुछ कठिन होते हैं और कुछ बहुत कठिन होते हैं। तो कठिन और बहुत कठिन आपको वो लगते हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल जानकारी नहीं रखते। लेकिन बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो आपको लगता है आसान हैं लेकिन उनको भी हमें दोहराते रहना होता है, अन्यथा कभी कभी ऐसे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सब जान रहे होंगे लगभग, और आप आंसर करें इसका। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। विकल्प ए सुचेता कृपलानी, विकल्प ए सरोजिनी नायडू, विकल्प बी सुचेता कृपलानी, विकल्प सी मायावती और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। और सरोजिनी नायडू कौन थी, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी और मायावती पहली दलित महिला मुख्यमंत्री।
तो इस तरह से अलग अलग प्रश्न बनेंगे, तो ये अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग विकल्प सही होंगे, लेकिन यहाँ सही क्या है, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अब अगले प्रश्न को देख लें। प्रश्न नंबर 12, वर्तमान समय में संघ शासित प्रदेशों से चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। ये प्रश्न वास्तव में क्या है, वर्तमान समय में संघ शासित प्रदेशों से चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है और कहाँ हो सकती है, इसका आशय निकल रहा है लोकसभा में। ये पूरा प्रश्न कैसे बनेगा, वर्तमान समय में लोकसभा में, वर्तमान समय में लोकसभा में, यहाँ पे लिख दिया जाए वर्तमान समय में लोकसभा में, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों से चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। और विकल्प जो है 4, 7, 13 और 20, ये चारों गलत हैं वास्तव में। सही आंसर क्या है हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं पूरा समझा के, और हमने इस पर एक वीडियो भी बना दिया है, आप उसको देख चुके होंगे कि लोकसभा की संरचना कैसी होती है, राज्यसभा की संरचना कैसी होती है, और लोकसभा की संरचना में क्या क्या परिवर्तन आया है जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और दूसरी स्थिति क्या आई जब एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त किया गया 104वें संविधान संशोधन से। तो क्या चेंज आया है, ये सारी चीजें हमने विस्तार से उस वीडियो में आपको समझाया है। यहाँ पे संक्षेप में समझ लें क्या स्थिति होती है। लोकसभा में अब मनोनीत सदस्य नहीं हो सकते। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं वर्तमान समय में, 543, लेकिन स्थिति क्या थी, 552 होते थे। 552 में से 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे और 550 चुने हुए हो सकते थे। तो 550 जो चुने हुए निर्धारित थे उसमें से क्या था, 530 जो थे वो राज्यों से थे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना के 2 भागों में विभाजित भी कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर से कुल सीट कितनी आती थी, 6। तो ये 6 राज्यों के लिए जो आरक्षित थी या राज्यों की स्थिति में से जो चुने जाते थे उसमें से कम हो गया, अर्थात 524 सदस्य बचे, और ये 6 जाके जुड़ गया कहाँ, 26। अर्थात अधिकतम तो निर्धारित है 26, लेकिन जब ये 20 निर्धारित थी तब कितने सदस्य चुने जाते थे, 13 सदस्य चुने जाते थे। उस समय 13 चुने जाते थे। क्यों, दिल्ली से 7 सदस्य चुने जाते थे और बाकी 6 केंद्र शासित प्रदेशों से 1-1 चुने जाते थे। लेकिन अब स्थिति क्या हुई कि इन 13 में ये 6 भी जुड़ गए, अर्थात वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 19 सदस्य चुने जा सकते हैं। अब कितने चुने जा सकते हैं, 19। तो इनमें से किसी विकल्प को काट के अगर आप 19 लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा, जिसमें जो लगा देंगे। अर्थात वर्तमान समय में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 19 हो सकती है। और अधिकतम निर्धारित कितनी है, 26 निर्धारित है, लेकिन अधिकतम 26 नहीं हो सकती, 19 हो सकती है। क्यों 19 हो सकती है, क्योंकि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से 1-1 स्थान ही चुने जाते हैं, तो अधिकतम इस समय 19 हो सकती है। तो इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है इसमें से, लेकिन सही आंसर क्या है वो आपको दिख गया है कि इसका सही आंसर होगा 19, अधिकतम 19 हो सकती है। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है। विकल्प ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी दोनों, डी दोनों में से किसी को नहीं। और अध्यादेश जारी किस लिए किया जाता है, अगर संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है और वैसी स्थिति में कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय आ गया है जिस पे कानून बनाना बिल्कुल तुरंत आवश्यक है, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में प्राप्त शक्ति के आधार पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इस अध्यादेश की ताकत वही होती है जो किसी कानून की होती है, अधिनियम की होती है। यही स्थिति राज्य सूची के विषयों के संदर्भ में राज्यपाल की रहती है। अगर राज्य विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा है और उस समय किसी भी ऐसे विषय पे कानून बनाना जरूरी है, तुरंत जरूरी है, तो राज्य के राज्यपाल अनुच्छेद 213 में प्राप्त शक्ति के आधार पे
अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है, राष्ट्रपति को भी है और राज्यपाल को भी है। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त दोनों को है। दोनों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को कहाँ है, अनुच्छेद 123 में, और राज्यपाल को कहाँ ये शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 213 में। ठीक, अब अगले प्रश्न पे आना है हमें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। डी होमनी किताब सीधे सीधे पूछी गई। डी होमनी किसका ग्रंथ है, और इसमें कुछ भी नहीं समझना है, पता है तो सही होगा, नहीं पता है तो सही नहीं होगा। विकल्प ए रूसो, बी हिटलर, सी हाब्स और डी लेनिन। तो वास्तव में डी होमनी किसका ग्रंथ है, हाब्स का। हॉब्स का ग्रंथ है डी होमनी। ठीक, अब आए अगले प्रश्न पे। क्रिस्टोमेथिया ग्रंथ किसने लिखा था, फिर किताब है एक। क्रिस्टोमेथिया ग्रंथ किसने लिखा था, विकल्प ए मिल, बी बेंथम, सी प्लेटो और डी अरस्तु। और जब पुस्तकों के नाम पूछे जाएंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि आपको जानकारी है कि नहीं है। अगर आपको उस पुस्तक के लेखक का नाम पता है तो आप तुरंत सही कर देंगे, और नहीं पता है तो फिर वो सही नहीं होता। क्रिस्टोमेथिया ग्रंथ किसने लिखा था, बेंथम ने लिखा था। बेंथम का ये ग्रंथ है। हम ऐसे बहुत से प्रश्न को शामिल कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, जो कि किताबों पे पुस्तकों के लेखकों के नाम पूछे जाते हैं, जिससे कि इस तरह के प्रश्न जो आपको आ जाएं वो सही हो जाएं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करते रहिएगा, इसमें से बहुत से प्रश्न आपको मिल सकते हैं सीधे सीधे एग्जाम में। क्रिस्टोमेथिया ग्रंथ किसने लिखा था, बेंथम ने। अब आइए अगले प्रश्न पे। फिर एक किताब पूछी गई है, डी कारपोरे। डी कारपोरे किसका ग्रंथ है, डी कारपोरे किसका ग्रंथ है, और विकल्प ए हाब्स का, बी लाक का, सी ग्रीन का और डी मैकियावेली का। ये पूछा गया है कि डी कारपोरे किसका ग्रंथ है। उन्हीं का ग्रंथ है जिनका डी होमनी था, उन्हीं का ग्रंथ है, अर्थात हाब्स का। हाब्स का ही ग्रंथ है डी कारपोरे भी। उनकी किताब डी होमनी भी उन्हीं की ग्रंथ है और डी कारपोरे भी उन्हीं का ग्रंथ है, हाब्स का। अब आइए अगले प्रश्न पे। लोकायुक्त संस्था, लोकायुक्त संस्था के गठन हेतु विधेयक पास करने वाला पहला राज्य कौन था। लोकायुक्त संस्था के गठन हेतु विधेयक पास करने वाला पहला राज्य कौन था, विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी उत्तर प्रदेश और विकल्प डी उड़ीसा या ओडिशा। तो वास्तव में लोकायुक्त संस्था के लिए जो पहला विधेयक पास किया था वो किया था उड़ीसा ने, और लोकायुक्त संस्था का गठन जो सबसे पहले हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र में। आपसे जब ये प्रश्न पूछा जाए कि लोकायुक्त का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ, तब तो महाराष्ट्र रहेगा, लेकिन यहाँ प्रश्न ये नहीं पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है लोकायुक्त संस्था के गठन के लिए विधेयक सबसे पहले किसने पास किया था, वो उड़ीसा ने किया था। विधेयक पास कर दिया गया फिर, लेकिन लोकायुक्त संस्था का गठन यहाँ काफ़ी बाद में हुआ था, ये उस समय नहीं हुआ था। और महाराष्ट्र ने फिर क्या किया, लोकायुक्त संस्था का गठन इनसे पहले कर लिया, जबकि विधेयक बाद में पारित किया था। तो यहाँ इसका आंसर होगा उड़ीसा। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये किसने कहा है, विकल्प ए अरस्तु, विकल्प बी मैकियावेली, विकल्प सी थ्रेसीमेकस और बी विकल्प डी ग्लांकन। आपसे पूछा गया है कि कौन कहता है कि न्याय केवल शक्तिशाली का हित है और कुछ नहीं है, और ये कहा था थ्रेसीमेकस ने। थ्रेसीमेकस कौन था, एक सोफिस्ट विचारक था। इसी कारण प्लेटो पूर्व यूनानी चिंतन को हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत दिया है वो सोफिस्ट विचारकों के न्याय सिद्धांतों का खंडन करके दिया, और उनमें से एक न्याय सिद्धांत था थ्रेसीमेकस का और एक न्याय सिद्धांत था ग्लांकन का। थ्रेसीमेकस क्या कहता था कि न्याय वास्तव में सबल का हित है। जो शक्तिशाली होता है वो अपने हितों के अनुरूप नियम बनाता है और उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ता है सभी लोगों को, और वही न्याय कहलाता है। अर्थात जो नियम बने वो किसके हित के लिए बने, शक्तिशाली
लोगों के हित के लिए बने और उनका पालन सारे लोग कर रहे हैं और वही न्याय है। अर्थात शक्तिशाली के हितों का पालन करना या शक्तिशाली के हितों की पूर्ति करना ही न्याय है, ये कहता था थ्रेसीमेकस। और ग्लांकन क्या कहता था? ये कहता था न्याय भय का शिशु है, भय के कारण न्याय उत्पन्न हुआ। इसने न्याय का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत दिया था। ग्लांकन ने न्याय का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत दिया था और ये कहता था न्याय का स्रोत भय है और न्याय भय का शिशु है। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा न्याय का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत किसका था? ग्लांकन का। लेकिन न्याय का उग्रवादी सिद्धांत था थ्रेसीमेकस का। वो कहता है न्याय केवल शक्तिशाली के हितों की पूर्ति है और कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, थ्रेसीमेकस। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? किसने कहा है कि संप्रभुता का सिद्धांत समाप्त हो गया है? आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि ये किसने कहा कि संप्रभुता का सिद्धांत समाप्त हो गया है? विकल्प ए बोंदा, बी फिगिस, सी लिंडसे और डी हाब्स। बोंदा कौन था जिसने संप्रभुता का सिद्धांत दिया? सबसे पहली बार संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। और हाब्स कौन था? संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत देता है, कानूनी संप्रभुता की बात करता है। और लिंडसे क्या कहता था? वो कहता था कि अब तो संप्रभुता का सिद्धांत समाप्त हो गया, अब संप्रभुता जैसी किसी अवधारणा का कोई मतलब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसका था? लिंडसे का था। लिंडसे ने ऐसा कहा था। अब आए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत किसने दिया? अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत किसने दिया? विकल्प ए है अरस्तु, विकल्प सी बी मैकाइवर, विकल्प सी लास्की और विकल्प डी एडमंड बर्क। ये पूछा है आपसे कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत किसने दिया है, और आपको इसको विस्तार से पढ़ना है अधिकारों के बारे में, और उस पर जो बहुत से सिद्धांत आए हैं उनको भी पढ़ना है, उससे भी प्रश्न आते हैं। यहाँ केवल ये प्रश्न है कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था एडमंड बर्क ने। एडमंड बर्क ने अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। अब अगले प्रश्न पे आना है हमें। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी या स्थापना हुई थी? आपको 4 स्थान दे दिए गए। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? विकल्प ए जेनेवा, विकल्प बी पेरिस, विकल्प सी लंदन और विकल्प डी कोलकाता में। आपको हमने पिछले प्रश्नों की व्याख्या, शुरुआती प्रश्नों की व्याख्या करते हुए बताया था कि फेबियन सोसाइटी जो शुरू हुई थी, आंदोलन शुरू हुआ था, किसके लिए शुरू हुआ था? मध्यम वर्ग के लिए शुरू हुआ था। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? विकल्प सी। अब अगले प्रश्न पे आना है हमें। अगला प्रश्न क्या है? संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत किसने दिया? संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत किसने दिया है? विकल्प ए मैकाइवर, विकल्प बी लास्की, विकल्प सी बोंदा और विकल्प डी गिर्यक। ये पूछा गया है आपसे। ये नहीं पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन बहुलवादी हैं। बहुलवादी एक से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया कि सिद्धांत दिया किसने, सबसे पहले किसने दिया। और विकल्प ए में मैकाइवर भी है, बी में लास्की भी है और डी में गिर्यक भी है। बोंदा ने नहीं दिया, ये तो आपको क्लियर है कि बोंदा बहुलवादी नहीं था। लेकिन इनमें से आपको ये देखना है कि ये सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था गिर्यक ने। गिर्यक ने संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत दिया और बाकी लोगों ने बाद में उसका समर्थन किया या उसी के अनुरूप सिद्धांत दिए। तो इसका आंसर मिलेगा विकल्प डी। अब अगले प्रश्न पे आना है हमें। प्रश्न नंबर 23। सामाजिक संविदा का लेखक कौन था? विकल्प ए हाब्स, बी लाक, सी रूसो और डी उपर्युक्त तीनों। आपसे प्रश्न पूछा गया सामाजिक संविदा का लेखक कौन था? इसका आंसर आपको देना है। सामाजिक संविदा का लेखक कौन था? ए हाब्स, बी लाक,
सी रूसो और डी उपर्युक्त तीनों। वास्तव में क्या स्थिति है कि सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का, वो इन तीनों ने दिया है। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत इन तीनों ने दिया। लेकिन ये ग्रंथ आपसे जो पूछा गया है, सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था? और ये ग्रंथ किसने लिखा था? रूसो ने लिखा था। रूसो की रचना है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा, ये रचना रूसो की है। लेकिन जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा? रूसो ने लिखा। सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी पूछा जाए, ये रूसो ने लिखा था, उसका ग्रंथ था। लेकिन राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदावादी सिद्धांत वो इन तीनों ने दिया था। ठीक, अब आए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 24 नंबर। किस अनुच्छेद की व्यवस्था के कारण राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? किस अनुच्छेद की व्यवस्था के कारण राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? विकल्प ए अनुच्छेद 74, विकल्प बी अनुच्छेद 75, विकल्प सी अनुच्छेद 78 और विकल्प डी अनुच्छेद 352। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके कारण राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं। ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह या मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। क्या किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद जब वो फिर से सलाह मंत्रिमंडल दे तो उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। और न्यायालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत में संविधान का अनुच्छेद 74 अनिवार्य है, अर्थात मंत्रिपरिषद हमेशा बनी रहेगी। दूसरी बात, न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की राय का मतलब हमेशा मंत्रिपरिषद की राय होता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति की राय का मतलब उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, वो उसका मतलब होता है मंत्रिपरिषद की राय। अर्थात इस अनुच्छेद की व्याख्या न्यायालय द्वारा जो की गई उसका भी अर्थ क्या स्पष्ट होता है कि मंत्री परिषद की या मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 74, अर्थात इसका सही आंसर होगा विकल्प ए। अब आइए अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न क्या है? मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग की तानाशाही व्यक्त करता है। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग की तानाशाही व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? आपको इन 4 विकल्पों में से बताना है। विकल्प ए एक अल्पकालीन राज्य को, विकल्प बी एक आदर्श राज्य को, विकल्प सी एक उदारवादी राज्य को और विकल्प डी एक निरंकुश राज्य को। वास्तव में मार्क्स क्या कहता था? वो कहता था कि जब पूंजीवादी व्यवस्था अपने चरम पर होगी तो उस स्थिति में क्या होगा कि सर्वहारा वर्ग का शोषण अत्यधिक हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा और सर्वहारा वर्ग एकजुट हो जाएगा और एकजुट होकर वो क्या करेगा? क्रांति कर देगा और क्रांति करके वो सत्ता पे काबिज हो जाएगा। अर्थात वास्तव में क्या स्थिति होगी कि राज्य पर सर्वहारा वर्ग का शासन हो जाएगा। उसने क्या कहा? जब पूंजीवादी व्यवस्था चरम पे, ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है, मार्क्स कहता है ये पूंजीवादी व्यवस्था है चरम पे, ये चरम पर है। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसका परिणाम मार्क्स के अनुसार ये निकलेगा कि क्रांति होगी। वो कहता है कि इसका परिणाम निकलेगा कि क्रांति होगी और क्रांति के द्वारा क्या किया जाएगा? सर्वहारा वर्ग सत्ता पर काबिज हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग की सत्ता आ जाएगी, सर्वहारा वर्ग की सत्ता आ जाएगी। अर्थात अब राज्य पे शासन किसका हो गया? सर्वहारा वर्ग का हो गया। अर्थात यहाँ पे जो व्यवस्था आई क्रांति के बाद उसमें राज्य है और सर्वहारा वर्ग की सत्ता है और इसे क्या कहता है? वो समाजवादी व्यवस्था, इसे कहता है समाजवादी व्यवस्था या समाजवादी राज्य। ये साम्यवादी व्यवस्था नहीं कहता मार्क्स इसको, वो कहता है ये समाजवादी व्यवस्था है। मार्क्स कहता है कि अब इस व्यवस्था में क्या होगा, क्या किया जाएगा?
वो कहता है कि इसमें दो काम होंगे। पहला काम तो उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो जाएगा और राज्य पे सर्वहारा का नियंत्रण है। अब दूसरा इसके साथ काम क्या किया जाएगा कि उत्पादन के साथ में वितरण को भी पूरी तरह से न्यायोचित बनाया जाएगा। और फिर क्या होगा कि जब राज्य उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर लेगा तो पूंजीवाद के जो अवशेष बचे हैं उन अवशेषों को भी वो नष्ट करने का प्रयास करेगा, समाप्त करने का प्रयास करेगा। और उसके लिए जरूरी है कि राज्य अस्तित्व में रहे और राज्य पे सर्वहारा वर्ग की सत्ता काबिज हो गई है, सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य हो गया है। तो यहाँ पे वो कहता है कि राज्य अस्तित्व में है और वो उत्पादन के साधनों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर चुका होता है और उत्पादन के साथ में वितरण को भी न्यायोचित कर देता है और प्रत्येक व्यक्ति से उतना कार्य लिया जाता है जितना कार्य वो कर सकता है और जितना कार्य वो करता है उसके अनुरूप पारिश्रमिक दिया जाता है और इसके द्वारा उत्पादन और वितरण को न्यायोचित बना दिया जाता है। तो एक समय ये व्यवस्था आ जाती है कि फिर लोग अधिक से अधिक कार्य करते हैं और उतना लेते हैं जितने की उन्हें जरूरत रहती है, उससे ज्यादा नहीं लेते। अर्थात इस व्यवस्था में क्या होगा कि सारे लोग अपनी स्वेच्छा से ठीक वैसे काम करते हैं जो नियमों के अनुकूल होना चाहिए। अर्थात ये व्यवस्था क्या हो जाएगी, साम्यवादी व्यवस्था हो जाएगी और यहाँ पे फिर राज्य समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे राज्य समाप्त होगा। वो कहता है यहाँ पे राज्य समाप्त हो जाएगा क्योंकि अब राज्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्रांति के तुरंत बाद जब सर्वहारा वर्ग की सत्ता आ जाती है तो उस समय राज्य की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? जिससे कि पूंजीवाद के अवशेषों को नष्ट किया जा सके और उत्पादन पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में रहे और राज्य उत्पादन के साथ में वितरण को न्यायोचित बना सके। अर्थात अब स्थिति क्या दिखाई दे रही है, सर्वहारा वर्ग का जो शासन है ये कुछ समय के लिए है, थोड़े समय के लिए, बहुत समय के लिए नहीं है। सर्वहारा वर्ग की जो सत्ता है वो वास्तव में ये तानाशाही है सर्वहारा वर्ग की, ये कितने समय के लिए है, मार्क्स के अनुसार कुछ समय के लिए, एक अल्पकालीन राज्य को व्यक्त कर रहा है। अल्पकालीन राज्य को कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं बनी रहती है क्योंकि कुछ समय बीतने के बाद में फिर वह व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है और फिर राज्य का अस्तित्व नहीं रहता है, राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये 25 प्रश्न आज हमने हल किए और इन 25 प्रश्नों को हल करते हुए हमने जिन प्रश्नों में व्याख्या की जरूरत थी उन पे हमने व्याख्या भी की और बहुत से फैक्ट मिले, बहुत से पुस्तकों के लेखकों के नाम भी हमने रिवाइज कर लिए। तो इसी तरह के अगले 25 प्रश्नों को हम लेके आपसे अगले सेट में, प्रैक्टिस सेट 4 में आपसे अगले 25 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और ये क्लास आपको अगर अच्छी लग रही हो तो इसको आप शेयर अवश्य कर दें अपने दोस्तों को, क्योंकि आप जितने अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे उसका लाभ उन्हें अधिक से अधिक लोगों को मिल जाएगा और ये आपके हित में जरूर होगा, क्योंकि इससे आपको प्रत्यक्ष रूप से अपना हित भले ही नहीं दिखाई दे, लेकिन ये कर्म का सिद्धांत कहता है कि अगर हम किसी के हित में कार्य करते हैं जाने अनजाने किसी तरह से, तो उसका प्रतिफल हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो अगर ये क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको हमारी क्लासेस के बारे में जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।